फिल्म की शुरुआत सुमी नाम की एक लड़की से होती है जो दौड़कर एक डॉक्टर के पास आती है। सुमी डॉक्टर को बताती है कि उसके पापा की हालत बहुत खराब है, वो दर्द से बुरी तरह चीख रहे हैं और उनके पैर सेप्टिक यानी इन्फेक्शन हो गया है। वो आगे बताती है कि पहले दी गई सारी मेडिसिन खत्म हो चुकी हैं और उसके पापा अब दर्द के मारे हेलुसिनेट कर रहे हैं। यह सब सुनकर डॉक्टर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर के आते ही सुमी के पापा दर्द से तड़पते हुए डॉक्टर से मॉर्फिन यानी पेन किलर मांगते हैं, लेकिन इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर एनेस्थीसिया देकर सुमी के पापा का पैर काटकर अलग कर देता है। इसके बाद सुमी उस काटे हुए पैर को फ्रिज में रख देती है। अचानक कोई उसके पीछे से गुजर जाता है। फिर सुमी के पापा उससे पूछते हैं कि क्या उसने उनका कटा हुआ लेफ्ट लेग जमीन में दफना दिया है। सुमी बताती है कि उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। पापा उसे जल्दी से पैर दफनाने को कहते हैं और बताते हैं कि इस पैर की बीमारी की वजह से ही उनकी फैमिली पर बदकिस्मती और कर्ज आया है। सुमी गुस्से में कहती है कि घर के फ्लोर से खून साफ करने में ही उसकी जान निकल गई है, पर वो पापा को तसल्ली देती है कि वो कल ही उस पैर को दफना देगी। अगले दिन सुमी अपने एक दोस्त साबेर से बात करती है। सुमी बताती है कि वो चाहती है उसके पापा जल्दी ठीक हो जाएं ताकि वो यहाँ से आजाद होकर शहर चली जाए। वो वहाँ जाकर अपनी माँ और भाई अहमद को ढूंढना चाहती है। साबेर उसे वार्न करता है कि शहर बहुत बड़ा है और अगर वो चाहे तो वो भी सुमी के साथ चलने को तैयार है। सुमी फिलहाल अपनी सर्वाइवल पर फोकस करना चाहती है, इसलिए वो अपने पापा की गुलाई यानी एक तरह की करी की दुकान दोबारा शुरू करने का डिसीजन लेती है। साबेर उसकी मदद करने के लिए उसे अपने बॉस मिस्टर मिमिन के पास ले जाने का ऑफर देता है। वो मिस्टर मिमिन के पास पहुंचते हैं, लेकिन मिमिन किसी और गेस्ट के साथ बिजी था, इसलिए उन्हें वेट करने को कहा जाता है। सुमी एक आदमी को बकरा काटते हुए देखती है और खुद भी बकरा काटने का काम सीखने की ख्वाहिश जताती है। तब साबेर तारनो से कहता है कि वो सुमी को बकरा काटना सिखाए। बकरा कटते हुए देखने के बीच ही उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। सुमी मिस्टर मिमिन से अपने पापा की दुकान दोबारा शुरू करने के लिए उधार पर एक बकरा मांगती है। मिमिन शक जताता है कि क्या सुमी अपने पापा की तरह अच्छा खाना बना पाएगी। इसके बाद मिमिन सुमी को एक बहुत घटिया ऑफर देता है। वो कहता है कि सुमी 1 साल बाद उसके पास आए, जब वो फिजिकली और मैच्योर हो जाएगी तब मिमिन उसे अपनी रखैल बनाकर रखने के बारे में सोचेगा। यह सुनकर सुमी इंसल्ट फील करती है और वहां से चली जाती है। सुमी जब घर लौटती है तो उसके पापा लेट आने पर उसे बुरी तरह डांटते हैं। पापा कहते हैं कि उसे अपाहिज हालत में घर में अकेला छोड़कर सुमी बाहर दोस्तों के साथ ऐश कर रही है। सुमी के पापा अपने जख्म से खून बहता देख डर जाते हैं और कहते हैं कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है। सुमी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जख्म सूख रहा है, लेकिन पापा उसकी एक नहीं सुनते और उसे फौरन डॉक्टर फ्राइडमैन को बुलाकर लाने को कहते हैं। सुमी दौड़कर जाती है और देखती है कि डॉक्टर एक लड़की को अपनी बाइक पर बिठाकर घूम रहा है। उस रात सुमी को सपने में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। इसके बाद पापा की कराहने की आवाज सुनकर सुमी जब उनके पास जाती है तो पापा उससे मॉर्फिन मांगते हैं। सुमी बताती है कि डॉक्टर फ्राइडमैन घर पर नहीं थे, इसलिए वो मॉर्फिन नहीं ला सकी। पापा इस पर बुरी तरह भड़क जाते हैं तो सुमी उन्हें दर्द कम करने के एक अल्टरनेटिव के तौर पर कैनाबिस यानी गांजा यूज करने कहती है। पापा यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि सुमी को कैनाबिस के बारे में कैसे पता चला। सुमी अपने पापा को समझाती है कि कैनाबिस मॉर्फिन से कहीं ज्यादा सस्ता है। पापा जब इसके एडिक्ट हो जाने का डर जताते हैं तो सुमी कहती है कि क्या मॉर्फिन ने उन्हें पहले ही एडिक्ट नहीं कर दिया है। सुमी पापा को तसल्ली देती है कि अगर सही अमाउंट में यूज किया जाए तो कैनाबिस उनका भयानक दर्द कम करने में मदद करेगा। इसके बाद वो पापा को कैनाबिस पकड़ा देती है। पापा और सुमी दोनों ही भूखे थे। सुमी बताती है कि उसने आखिरी बचे हुए थोड़े से चावल से पापा के ब्रेकफास्ट के लिए पॉरेज बनाया है। पापा अपनी बीमार हालत पर गुस्सा निकालते हुए सुमी को एक अच्छी लड़की की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने को कहते हैं। सुमी गुस्से में कहती है कि इतने सालों से पापा की देखभाल करते करते वो अपने खुद के सपने और अपनी लाइफ के बारे में तो भूल ही गई है। पापा गुस्से में आकर उसे उसकी माँ की तरह ही एहसान फरामोश कहते हैं। सुमी आगे बढ़कर अपने पापा का मुंह दबा देती है और पापा भी उसका गला दबा देते हैं। खैर, सुमी किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आती है। बाहर आते ही सपने में दिखने वाला आदमी उसे सुमी कहकर आवाज लगाता है। सुमी डरकर उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो एंटिटी दावा करता है कि वही सुमी की सारी तकलीफें और मुसीबतें दूर करने का अकेला और सबसे फास्ट रास्ता है। अचानक वो एंटिटी सुमी की उंगली काट देता है। फिर सुमी के ठीक सामने ही उसकी कटी हुई उंगली को चाटने लगता है। इसके बाद वो सुमी की उंगलियों को वापस पहले जैसा नॉर्मल कर देता है। वो एंटिटी सुमी का दोस्त बनना चाहता है और उसे तसल्ली देता है कि वो सुमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुमी जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें उसकी माँ कह रही हैं कि वो घर वापस आ रही हैं और चाहती हैं कि सुमी अपनी लाइफ एंजॉय करे। विजन के खत्म होते ही एंटिटी सुमी से कहता है कि अगर वो उससे दोस्ती कर ले तो यह खूबसूरत नजारा ही उसका फ्यूचर बन सकता है। तब सुमी दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एंटिटी फ्रिज से सुमी के पापा का कटा हुआ पैर बाहर निकालकर एक भयानक ऑर्डर देता है।
वो सुमी से कहता है कि वो अपने पापा को उन्हीं का कटा हुआ पैर पकाकर खिलाए और उस खाने में एक खास लिक्विड की कुछ बूंदें मिला दे। सुमी भी एंटिटी के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करती है। इसके बाद सुमी अपने पापा को अपने हाथों से वो खाना खिलाती है। पापा खाना खाकर उसकी तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि यह मीट उसे कहाँ से मिला। सुमी जवाब देती है कि उन्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा ने ही उससे कहा था कि घर में खाने का इंतजाम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सुमी की है। तभी घर के बाहर से कुछ लोग गुजर रहे थे। सुमी उनमें साबेर को देखकर आवाज लगाती है। साबेर सुमी को बताता है कि मिस्टर धोनी की बेटी निंगरुम पिछली रात से मिसिंग है। वो सुमी से पूछता है कि क्या उसने निंगरुम को देखा है। सुमी मना कर देती है। खैर, थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन लोगों को निंगरुम की डेड बॉडी मिल जाती है। अगले दिन उसे दफना दिया जाता है। साबेर सुमी को बताता है कि पहाड़ के नीचे निंगरुम की डेड बॉडी मिली है। उसे हाफ नेकेड और सर पर किसी ब्लंट वेपन के भारी जख्म के साथ पाया गया था। दफनाने वाली जगह पर डॉक्टर फ्राइडमैन को देखकर सुमी उनसे बात करने जाती है। सुमी डॉक्टर को बताती है कि उसके पापा का दर्द बहुत बढ़ गया है और बाद में पैसे देने का वादा करके वो कुछ पेन किलर्स मांगती है। डॉक्टर उसे अपने साथ आने को कहता है। उस रात सोते वक्त निंगरुम की बहन सारी को निंगरुम दिखाई देती है, जो उससे अपनी मौत का बदला लेने को कह रही थी। सारी बुरी तरह चौंक कर उठ जाती है और उसे अपने बेड पर खून भी दिखाई देता है। अगले दिन सारी जब बेडशीट सूखने के लिए डाल रही थी तो उसे बेडशीट के अंदर एक अजीब सा साया दिखाई देता है। तभी सारी के पापा उसे खाना देने को कहते हैं। रात को सुमी के सोते वक्त वो एंटिटी दोबारा सुमी के पास आता है और कहता है कि उसे क्या करना है। यह वो बहुत अच्छे से जानती है। वो खुद को मासूम ना बताए और अपनी खुशी और अपना फ्यूचर खुद बनाए। ठीक तभी सुमी की नींद टूट जाती है। एंटिटी सुमी से कहता है कि वो अपने पापा को ठीक कर दे, तभी वो इस गांव से एक पंछी की तरह आजाद उड़कर जा सकेगी और अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएगी। इसके बाद वो एंटिटी सुमी को अपना ऑफर मानने के लिए फोर्स करता है और निंगरुम की नई दफनाई गई लाश को कब्र से खोदकर निकालने का ऑर्डर देता है। सुमी तब लाश को खोद कर निकाल लाती है। इसके बाद वो घर आकर एक अजीब तरीके से डांस करने लगती है। फिर वो निंगरुम की डेड बॉडी से कुछ हिस्से काटकर उन्हें पकाकर अपने पापा के पास ले जाती है। सुमी अपने पापा को वो पका हुआ खाना खिलाती है और पापा भी उस खाने को बहुत टेस्टी बताते हैं। सुमी कहती है कि यह ताजा बकरे के दूध से बनी डिश है। अगले दिन सुमी निंगरुम के मीट का यूज करके अपने पापा की पुरानी दुकान भी दोबारा शुरू कर देती है। इसी बीच गांव में खबर फैल जाती है कि कब्र से निंगरुम की लाश गायब हो गई है। किसी ने कब्र खोदकर लाश चुरा ली है। खबर सुनकर साबेर और बाकी लोग कब्र की तरफ निकलते हैं। निंगरुम की बहन सारी गुस्से से पागल होकर चीखने लगती है और जिसने भी उसकी बहन की लाश चुराई है उससे बदला लेने की कसम खाती है। सुमी डर के मारे जब वहां से निकलने लगती है तो वो इविल एंटिटी सुमी के कानों में व्हिस्पर करते हुए कहता है कि सुमी उससे किसी भी हाल में बचकर नहीं भाग सकती। साबेर टेंशन में आकर सुमी को ढूंढना शुरू करता है। तब वो एंटिटी हाजिर होकर साबेर के इरादों को लेकर सुमी के मन में शक डाल देता है। वो सवाल उठाता है कि क्या साबेर सच में सुमी की मदद करना चाहता है या फिर उसे सिर्फ उसकी बॉडी की लालच है। वो सुमी को समझाता है कि गांव छोड़ने के पैसे जमा करने के लिए उसे आखिरी बार खाना बेचना होगा। वो साबेर की तरफ इशारा करके कहता है कि इस बार कोई मरा हुआ या सड़ा हुआ मीट नहीं बल्कि फ्रेश मीट यूज करना होगा। सुमी जब इसके लिए मना करती है तो वो उसके सारे सपने तोड़ने और उसे हमेशा के लिए इसी गांव में सड़ने के लिए छोड़ देने की धमकी देता है। इसी बीच साबेर घर के अंदर आकर सुमी को ढूंढता है। एंटिटी साबेर को दिखाकर कहता है कि यही सुमी की आजादी का अकेला रास्ता है। साबेर गांव में लगातार हो रहे मर्डर्स और लाशें चोरी होने से डरकर सुमी को अभी के अभी गांव छोड़कर भाग जाने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ वो शैतान सुमी के पापा को जगा देता है। तब सुमी के पापा सुमी को साबेर की बात सुनने से मना करते हैं। वो गुस्से में साबेर को गालियां देते हैं और चिल्लाते हैं कि उनकी बेटी को उनसे दूर न ले जाए। लेकिन फिर भी साबेर सुमी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ से भागना ही होगा। सुमी मान जाती है और अपना सामान पैक करना शुरू करती है। साबेर बाहर आकर एक कमरा देखता है और क्यूरियोसिटी में उसके अंदर घुस जाता है। साबेर को वहाँ बहुत सारे हथियार दिखाई देते हैं। इधर सुमी जब तैयार होकर निकलने लगती है तो वो एंटिटी सुमी को मौत का डर दिखाता है और अपनी बात मानने के लिए फोर्स करने लगता है। सुमी इस बार पलटकर जवाब देती है और उसे उसके कानों में यह मनहूस बातें फुसफुसाना बंद करने को कहती है। सुमी कन्फेस करती है कि इस ईविल पावर के बहकावे में आकर उसने बहुत सारे पाप किए हैं। वो उस एंटिटी को चले जाने को कहती है और डिक्लेयर करती है कि वो अब उसकी दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ साबेर की नजर फ्रिज पर पड़ती है। इधर सुमी भी घर से बाहर निकल आती है। साबेर फ्रिज खोलता है और अंदर उसे निंगरुम का कटा हुआ सर मिलता है। अचानक सुमी साबेर की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देती है। साबेर बेहोश हो जाता है। सुमी
साबेर को बांध देती है। साबेर को जब होश आता है तो वो सुमी से अपने प्यार का इजहार करता है। वो बताता है कि वो सुमी से प्यार करता है, पर पहले बताने से डरता था। वो सुमी से उस पे भरोसा करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इब्लिस सुमी को बहकाता है और कहता है कि साबेर अपने बॉस के कहने पर यहाँ सिर्फ सुमी की दुकान की सक्सेसफुल गुलाई की सीक्रेट रेसिपी चुराने आया है। तब सुमी साबेर का पेट काटकर उसे मार डालती है। दूसरी तरफ सारी अपने रूम में एक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलते और बंद होते देखती है। सारी बेड से उठकर जैसे ही आगे बढ़ती है, अलमारी के अंदर से एक हाथ उसकी तरफ एक ब्रेसलेट फेंकता है। सारी जैसे ही ब्रेसलेट हाथ में लेती है, निंगरुम की आत्मा उसे उस ब्रेसलेट पर ध्यान देने को कहती है। इधर साबेर को काटते वक्त सुमी के पापा सुमी को देख लेते हैं। वो बुरी तरह डर जाते हैं। सुमी अपने पापा को खींच कर ले जाते वक्त कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है सब उन्हें ठीक करने के लिए ही कर रही है। वो चाहती है कि उसके पापा ठीक हो जाएं, ताकि सुमी अपनी माँ को ढूंढकर वापस घर ला सके। सुमी चाहती है कि उसकी माँ आकर उसके पापा की देखभाल करे, ताकि सुमी अपनी टीनेज लाइफ आजादी से एंजॉय कर सके। इधर सारी आसी चेम्पाका नाम की एक औरत को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है। आसी इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे मांगती है। सारी उसे वो ब्रेसलेट दिखाती है और पूछती है कि क्या वो इसे पहचानती है। आसी ब्रेसलेट देखते ही उसे अपना बताती है और वापस मांगती है। सारी बताती है कि यह ब्रेसलेट उसकी मरी हुई बहन निंगरुम की अलमारी से मिला था। आसी निंगरुम को चोर कहकर गालियां देने लगती है। उसके चोर चोर चिल्लाते ही एक लड़का आकर सारी पर अटैक करता है और आसी अपना ब्रेसलेट छीन लेती है। आसी गुस्से में बताती है कि उसी लड़के ने उसका ब्रेसलेट चुराकर निंगरुम को दिया था। उस रात सारी को भी सुमी की तरह सपने में ठीक उसी जगह पर वही शैतान दिखाई देता है। उसकी नींद खुलते ही सारी इब्लिस को रियलिटी में अपने सामने देखती है। इब्लिस सारी को उनके बीच हुए पुराने पैक्ट की याद दिलाता है। इब्लिस कहता है कि उसकी सुपरनैचुरल पावर की वजह से ही सारी की बीमार बहन निंगरुम ठीक हुई थी, जिसके बदले में सारी ने अपनी आजादी इब्लिस को बेच दी थी। इब्लिस उसे याद दिलाता है कि अब जबकि निंगरुम मर चुकी है, सारी की लाइफ का और कोई पर्पज नहीं बचा। वो सारी को अपना मैजिक बॉक्स निकालने को कहता है और उसे दोबारा ब्लैक मैजिक की दुनिया में लौटने के लिए बहकाता है। इसके बाद सारी वुजू करते वक्त जैसे ही हाथ मुंह धोती है, पानी की जगह खून देखकर बुरी तरह डर जाती है और अपने पापा को दिखाती है, लेकिन उसके पापा उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि वो खून नहीं, बस नॉर्मल पानी है। खैर, इसके बाद सारी अपनी नमाज शुरू करती है। नमाज के बीच अचानक वो खुद को एक जंगल में पाती है और अपने सामने अपनी बहन निंगरुम को देखती है, जो उससे जान बचाने की भीख मांग रही थी। इसके बाद इब्लिस सारी को भड़काते हुए पूछता है कि क्या वो जानने के लिए बेचैन नहीं है कि निंगरुम को किसने मारा है। वो सारी से कहता है कि अब सिर्फ वही अपनी बहन की इस बेवक्त मौत का बदला ले सकती है। उस रात सारी अपना ब्लैक मैजिक बॉक्स बाहर निकालती है। सारी इब्लिस के बहकावे में आकर एक ब्लैक मैजिक रिचुअल शुरू करती है। वो मंत्र पढ़कर कर्स देती है कि निंगरुम का कातिल बुरी तरह बीमार पड़ जाए और उसे एक भयानक और दर्दनाक मौत मिले। ठीक तभी आसी का वो लड़का दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। अगले दिन सुबह डॉक्टर फ्राइडमैन सारी का चेकअप करने आता है। इसके बाद वहां से निकलते वक्त एक गांव वाला खबर लाता है कि ब्रोथल में किसी की मौत हो गई है। डॉक्टर जब वहां जाने की तैयारी करता है तो सारी भी उसके साथ चलने की जिद करती है। डॉक्टर उसे याद दिलाता है कि वो एक डेड बॉडी को चेक करने जा रहा है, लेकिन सारी कहती है कि शायद वो वहां किसी तरह मदद कर सके। इसके बाद डॉक्टर सारी को लेकर निकल पड़ता है। डॉक्टर उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मर्डर की हुई हालत में देखता है। डॉक्टर को पता चलता है कि मरा हुआ इंसान अपनी माँ के साथ बगल वाले कमरे में रहता था, लेकिन उसकी माँ कहीं मिल नहीं रही है। फ्राइडमैन गांव वालों से कहता है कि ऑफिशियल्स के आने के बाद ही उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया जाए। इधर सुमी अपनी दुकान पर कस्टमर्स को खाना सर्व कर रही थी। तभी अचानक घर के अंदर से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आती है। सुमी तब कस्टमर्स को बताती है कि उसके बीमार पापा करतो गुस्से में चिल्ला रहे हैं। कस्टमर्स कहते हैं कि पैर का जख्म ताजा होने की वजह से करतो का तकलीफ में होना नॉर्मल है, लेकिन उसकी चीख बिल्कुल किसी की मदद मांगने जैसी लग रही है। दोबारा चीख सुनकर मिस्टर मिमिन को शक होता है। वो सीधा उस कमरे की तरफ चला आता है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही सुमी वहां आ जाती है। सुमी उससे कहती है कि उसके पापा बिल्कुल ठीक हैं और इस मामले में मिमिन को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। सुमी ताना मारते हुए मिमिन को उसके पापा की गंदगी साफ करने का ऑफर देती है, जिससे मिमिन भड़क कर उसे गाली देता है और वहां से चला जाता है। इधर करतो लगातार मदद के लिए चीखता रहता है। सुमी आकर उसका मुंह फिर से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा तब तक अपने हाथ खोल चुके थे, इसलिए सुमी उन्हें एक बर्तन से मारती है, जिसकी आवाज मिमिन सुन लेता है। मिमिन आकर दरवाजे की दरार से झांकने की नाकाम कोशिश करता है। जब वो वापस लौटने लगता है तब सुमी अपने पापा को खींचकर वहां से बाहर निकाल ले जाती है। सुमी उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाकर बांध देती है और मुंह से कोई आवाज न निकालने की धमकी देती है। करतो फिर भी बचने की भीख मांगता है तो सुमी उसे एक थप्पड़ मार के मुंह में एक कपड़ा ठूंसकर वहां से चली जाती है।
सीन कट होकर रात पर आता है। सारी के पास आसी आती है। सारी जब उसके आने की वजह पूछती है तो आसी बताती है कि सारी के बचपन के एक दोस्त ने उसे भेजा है और एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे सारी ठुकरा नहीं पाएगी। आसी सारी के हाथ में वही ब्रेसलेट थमा देती है। इधर सुमी जब भागने की कोशिश करती है तो इब्लिस आकर उसे बताता है कि इस घर में एक डार्क सीक्रेट छिपा है जो सुमी को जानना चाहिए। सुमी जब घर छोड़कर जाना चाहती है तो शैतान उसे वार्न करता है कि बाद में उसे बहुत पछतावा होगा क्योंकि यह राज उसकी माँ के बारे में है। सुमी अपनी माँ पर झूठा इल्जाम न लगाने की वार्निंग देती है तो शैतान कहता है कि वो झूठा नहीं है और शायद इसी घर में सुमी की जिंदगी भर की तलाश का जवाब छिपा हुआ है। इब्लिस सुमी को भड़काते हुए कहता है कि उसके पापा ही उसकी खुशियों और आजादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। सुमी के पापा सुमी को धमकी देते हैं कि वो पूरे गांव वालों को बता देंगे कि सुमी कितनी बड़ी मॉन्स्टर है। इब्लिस सुमी को अपने पापा को रास्ते से पूरी तरह हटा देने के लिए उकसाता है, लेकिन करतो किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है। इधर मकइज़ा और सारी के बीच नरक और पाप की सजा पर बात होती है। सारी स्वर का मीट खाने के पाप और नरक में पापियों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने की दर्दनाक सजा के बारे में बताती है। मकइज़ा अजीब तरीके से जवाब देती है कि सारी ने ऊपर वाले को ठुकराकर शैतान के साथ पैक्ट किया है। सारी भी यह बात मान लेती है और कहती है कि इसलिए नरक में उसके लिए एक अलग जगह तैयार है, ठीक एक ऐसे हवसी कातिल के बगल में जिसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को मार डाला था। इसके बाद सारी डॉक्टर फ्राइडमैन की तरफ बुरास का दिया हुआ ब्रेसलेट फेंक कर मारती है और कहती है कि डॉक्टर फ्राइडमैन ने बड़ी चालाकी से बुरास का यूज करके निंगरुम का मर्डर करवाया है। सारी बताती है कि पागल बुरास वही सब कॉपी करता था जो क्लाइंट्स उसकी माँ के साथ करते थे और फ्राइडमैन ने बुरास की इस कॉपी करने की आदत का फायदा उठाकर निंगरुम को मरवाया है। डॉक्टर फ्राइडमैन पूरे घमंड के साथ अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि वो इन लोकल गरीब लोगों की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने दूसरों का यूज करके निंगरुम को दुनिया से हटा दिया। वो सारी की चालाकी की तारीफ भी करता है। फिर फ्राइडमैन सारी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके इस जबानी इल्जाम की कोई औकात नहीं है क्योंकि सारी के पास कोई सबूत या गवाह नहीं है। बिना सबूत के उसे किसी कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता। वो सारी पर सवाल उठाता है कि उसने उसके घर आकर इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद फ्राइडमैन मकइज़ा को सुपरनैचुरल पावर और साइंस के बीच का फर्क समझाता है और दावा करता है कि उसके मेडिकल स्किल्स की वजह से ही मकइज़ा के पति की टीबी बीमारी ठीक हुई थी। वो मकइज़ा को सारी से दूर रहने को कहता है और सारी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर सारी सच में कोई विच होती तो उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने कर्ज से ही फ्राइडमैन को खत्म कर सकती थी। फिर फ्राइडमैन एक नाइफ उठा लेता है, तब सारी ईजाह को कंट्रोल करके उसके हाथों भी एक नाइफ उठवा लेती है। ईजाह सारी को अपने बदले के लिए उसे यूज करने से मना करती है। वो उससे छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन सारी ईजाह को मार डालती है। इसके बाद वो डॉक्टर फ्राइडमैन को निंगरुम के मर्डर के लिए माफी मांगने और यह कबूल करने पर मजबूर करती है कि वो मौत के ही लायक है। मौत को सामने देखकर फ्राइडमैन गॉड के सामने अपने पाप कबूल करते हुए क्रिश्चियन प्रेयर शुरू कर देता है और सारी को ईविल और डरपोक कहकर गालियां देता है। सारी जवाब देती है कि वो दोनों ही बराबर के पापी और मॉन्स्टर हैं और इन दोनों की असली जगह नरक में ही है। इसके बाद सारी अपना फाइनल अटैक करती है और डॉक्टर को मार डालती है। इधर सुमी अपने पापा को ढूंढ रही होती है, तभी शैतान आकर उसे बताता है कि कर तो चाहे जहां भी छुपा हो उसे उसकी लोकेशन पता है। लेकिन यह बात बताने से पहले वो सुमी से एक वादा मांगता है, लेकिन सुमी कहती है कि सारी मुसीबतें खत्म होने के बाद वो इस कर्स्ड गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। सुमी एक रूम में घुसकर अपने पापा को ढूंढना शुरू करती है। सुमी पूरा कमरा छान मारती है, लेकिन उसके पापा उसे कहीं नहीं मिलते। इधर करतो किसी तरह घर की बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होकर वापस घर में ही छुपने की कोशिश करता है। करतो जैसे ही फ्रिज खोलता है वो बुरी तरह डर जाता है। खैर वो फ्रिज के अंदर ही छुप जाता है। तभी सुमी हाथ में एक वेपन लेकर इस रूम में आती है और अपने पापा को ढूंढती है। सुमी को उसके पापा मिल जाते हैं। सुमी अपने पापा से कहती है कि उसे लगा था कि उसके पापा सच में उससे प्यार करते हैं और उन्हें अपने पास सुमी की जरूरत है, लेकिन यह सब बस एक ढोंग था। सुमी जब करतो को झूठा कहती है तो करतो दावा करता है कि वो सुमी से सच में प्यार करता है, लेकिन इब्लिस सुमी के कानों में फुसफुसाता है कि करतो उसका बस यूज कर रहा है और उसकी जवानी छीन रहा है। सुमी जब अपने पापा के प्यार को झूठा बताती है तो करतो कबूल करता है कि वो सुमी से प्यार तो करता है, लेकिन अब उसे देखकर डरता है क्योंकि सुमी अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। सुमी इसके जवाब में कहती है कि वो मॉन्स्टर इसलिए बनी है क्योंकि उसके पापा खुद एक मॉन्स्टर हैं। वो अपने पापा पर इल्जाम लगाती है कि करतो ने ही उसकी माँ और भाई को घर से निकाल दिया था और फिर कभी उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। उन्होंने इतने साल सिर्फ गाली गलौच, चीख चिल्लाकर और ऑर्डर्स चलाकर ही सुमी पर राज किया है। करतो उसे चुप होने को कहता है, लेकिन इब्लिस के उकसाने पर सुमी बोलना बंद नहीं करती।
वो अपनी माँ का पता जानना चाहती है। कर्तो कहता है कि उसकी माँ किसी और आदमी के साथ शहर भाग गई थी। सुमी कर्तो को झूठा कहती है तो कर्तो भड़क जाता है और सुमी की माँ को कैरेक्टरलेस और प्रोस्टिट्यूट कहकर गालियां देता है। तब सुमी गुस्से में अपने पापा का गला दबा देती है और सच जानने के लिए चीखने लगती है। कर्तो उसे शैतान की बातों में आना बंद करके ऊपर वाले की पनाह मांगने को कहता है, लेकिन इब्लिस कर्तो की इस भीख को ध्यान भटकाने की कोशिश बताकर टाल देता है। इससे सुमी जब एग्रेसिव हो जाती है तो कर्तो बुरी तरह डर कर आखिरकार सच बताने का वादा करता है। कर्तो बताता है कि उसने सुमी की माँ से कभी प्यार नहीं किया था, फैमिली के प्रेशर में आकर मजबूरी में शादी की थी। उसने दरअसल इस गांव की सबसे खूबसूरत एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार किया था। कर्तो बताता है कि उस प्रोस्टिट्यूट का नाम आसी चेम्पाका था। सुमी के भाई अहमद का जिस साल जन्म हुआ ठीक उसी साल आसी चेम्पाका ने एक हैंडीकैप्ड बच्चे को जन्म दिया था। कर्तो उस हैंडीकैप्ड बच्चे को देखने के बाद से ही अपने इस घटिया पाप के गिल्ट में तड़पता रहता था। इसे लेकर सुमी की माँ के साथ कर्तो का रोज भयानक झगड़ा होता था। कर्तो उसे मारता पीटता और गालियां देता था और सुमी की माँ उसे छोड़कर चले जाने की धमकी देती थी। कर्तो आखिरकार अपनी लाइफ का सबसे भयानक सच कबूल कर लेता है। वो सुमी को बताता है कि उसी ने सुमी की माँ का मर्डर किया है और लाश को उनके कमरे के बेड के नीचे मिट्टी में दफना दिया है। सच जानकर सुमी अपने पापा को स्टैब करती है और उनकी जीभ काट देती है। इसके बाद वो अपने पापा का गला काट देती है। इब्लिस सुमी को एक खास स्टैच्यू की पूजा करने को कहता है। इसके बदले में वो सुमी की हर जरूरत में हमेशा उसके साथ खड़े रहने का वादा करता है। इसके बाद सुमी अपने रूम में बेड के नीचे की जमीन खोदकर अपनी माँ की डेड बॉडी का स्केलेटन और बाकी हिस्से बाहर निकालती है। माँ की यह दर्दनाक हालत देखकर सुमी बुरी तरह रोने लगती है। सुमी अपनी माँ के स्केलेटन को पकड़कर उन्हें बचा न पाने के लिए माफी मांगती है। वो बहुत रोते हुए अफसोस जताती है कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसकी माँ असल में घर छोड़कर कहीं गई ही नहीं थी, बल्कि इतने सालों से इसी घर में मुर्दा हालत में पड़ी थी। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी सारी वहाँ आ जाती है। सारी बताती है कि वो अपनी गायब हुई बहन निंगरुम की लाश ढूंढने इस घर में आई है। तब सुमी अपना वेपन हाथ में उठा लेती है। इसी बीच कर्तो की वो पुरानी लवर आसी चेम्पाका भी वहां आ जाती है। वो सुमी को बताती है कि वो अपने आशिक कर्तो को साथ ले जाने आई है। सुमी आसी को देखकर पहचान जाती है और बेहद गुस्से में आकर कहती है कि आसी चेम्पाका ही सुमी की लाइफ की सारी तकलीफों और मुसीबतों की असली जड़ है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।